हारने से डरते हैं। और मज़ेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। 98% केसेस में हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो वो जो पीछे 3 लोग बैठे हैं ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Awadh Oja sir. हेलो सर, क्या हाल चाल? बैठिए जी, बैठिए। आइए। थैंक यू। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, मैं समझना चाहूंगा कैसे। मैं बताऊं। हाँ। मैं दोनों मुद्दों पे बता। हम सब हारने से डरते हैं और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। 98% केसेस में हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे 3 लोग बैठे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे। आप जब भी आईएएस की तैयारी करें, पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने तैयारी किया, बेसिक्स तैयार किए, आपने एडवांस कोर्स तैयार किया, आपने कम से कम मेंस के 1000 आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तब आप एग्जाम देने जाइए। सिर्फ एक अटेम्प्ट दीजिए। जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती, रिवीजन करना पड़ता है। भाई आप देखो ना, जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते हैं उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है? नहीं, जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती, जॉब करते वक्त रिवीजन हो सकता है। 3 hours पर डे, 4 hours पर डे। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है ये। मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट के बाद बाहर होते हैं। तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है, एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है, बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप 2 ले लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो जो आपका सेकंड लाइन थॉट था। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप करो, लेकिन अपने वो रिवीजन वाले 4 hour बचा के रखो। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे सर? 4 अटेम्प्ट्स आपने दिए थे। और आपने कहीं से कोचिंग ली थी, यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में? नहीं, तब लाखों नहीं थे, तब हजारों थे। अच्छा, हजारों रुपए आपने खर्च करे थे और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो टोटल 4 साल में आपको कितना पैसा लग गया होगा? रहना, खाना, पीना, और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी, साथ में कुछ और नहीं किया होगा? आई थिंक सो। कुछ नहीं किया, बिल्कुल। तो कितना आपका 4 साल में अच्छा खासा पैसा? 5-6 लाख रुपए लगे। 5-6 लाख रुपए उस समय लगे। आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे 3-4 गुना, 5 गुना आराम से लगेगा। तो 15-20 लाख रुपए उस इंसान का लग गया, और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा कि अब आप, हमारे समय तो ठीक था, अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते। यू हैव टू बी कॉशियस। अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही देते हैं। अब तो इनके पास 6 अटेम्प्ट है। ओबीसी हैं तो और ज्यादा है, SC ST हैं तो और ज्यादा है। और मैं कहूंगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है। उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यही निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया, या उन्होंने खेत बेच दिया, या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके। ऐसे लोगों की जो कहानियां है उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सर, आई वांटेड टू आस्क हाउ टू फाइट द बेसिकली fear that we feel. Like there are lot many fears that we face, not only in studies but in each aspect of life there is some kind of fear. How to fight that? How to come back? How to have that courage in life? फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा नेगेटिव बना लिया है। जैसे अब बच्चा है 2 साल का, उसको तो फियर होता नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसने कोबरा देखा, जाके पकड़ लिया। वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है। लेकिन हम बड़े हो गए ना, अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वार्न करेगी, अलर्ट करेगी। दैट इज नेचुरल फियर। वो अच्छी चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल है यार, आईएएस की तैयारी कर। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया,
कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर। पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी? तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त, मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर हुआ नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। सर, आपने जैसे कि अभी बोला कि मेंटल स्टेट के लिए एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो पहले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। मैं सुबह से मतलब योगा या एक्सरसाइज मेरा डेली रूटीन है, करना भी और कराना भी। उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ये नहीं कि मन नहीं लगता, इस चीज़ में ही मन लगता है, फैमिली से भी पूरा मन लगता है, ठीक है। उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ। तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करी जाए? हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब 7-8 साल पहले, धौला कुआं से। रात का टाइम था और हम दोनों, मैं गाड़ी चला रहा था, हम इंडिया गेट के सामने से निकले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा उतरो, तो उतरो जरा। उतर गए, मैंने दरवाजा बंद करो, चले गए। आज तक मैंने उनसे बात नहीं की। वो मुझसे पूछते हैं आज, अब तो खैर बात ही नहीं होती, पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अब क्या हुआ? तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो, काम करती हो, जब तुम वापस घर में आती हो, अपने समाज में जाती हो, तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश है, माँ बाप भगवान है। उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने। कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं? कोई स्कैनर क्या करेगा? सही बात है, देख के कोई 2 मिनट फोटो में कैमरा पता क्या चलता है। फोटो खींचेगी, देख के बता देते हैं। बहुत बहुत दुष्ट है ये, इसकी आंख के नीचे देखो यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी सी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है। इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था, और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी अब घर गया था, हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ। अननेसेसरी परेशान किए हुए, अननेसेसरी दूसरों से मत। और ये एक जगह का नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। तुमने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूं, अरे नहीं होता किसी का। तिवारी जी की लड़की दी थी, 2 साल बाद पागल हुई। तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो। वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है। Thank you, sir. जब आपको कोई सहारा नहीं होता, आपने टाइप किया संदीप महेश्वरी, एक वीडियो आ गया, आप रिलैक्स हो गए। जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है। तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हुआ, हमको सुन लिया कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लेकिन 2 लोगों को छोड़ दो, 3 लोगों को छोड़ दो, 4 लोगों को, ऐसे 10-12 लोग हिंदुस्तान में है, पॉपुलेशन 1 बिलियन 50 करोड़। तो तुम 10 लोगों को सुनो और बाकी जो तुम्हारे साथ 500 जुड़े हैं वो तुम्हें तो नीचे ही ले जा रहे हैं। इससे बचो, अपनी सर्कल को थोड़ा सा रिजर्व करो। तुम किससे बात करते हो, कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर पर ध्यान दो। जैसे मैं रश्मिरथ पढ़ता रहता हूँ, खाली हुआ प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े मकान हैं, कभी किसी बाज को यहां रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं। क्या लाइन है, प्रसादों के कनकाव शिखर, कितने मतलब महलों के जो बड़े बड़े शिखर उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं। प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। मैं आश्रम में था, मैंने ज्यादा खाना खा लिया। मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहाँ एक बाबा जी वो प्रेम में उन्होंने
घी पे घी डालते चले है ना, खा लो। फिर वो हुआ कि भाई यहाँ घूमेंगे, चारों तरफ जंगल है, डरा दिया इन लोगों ने। एक बार एक भालू एक आदमी की टांग काट के ले गया। अरे मैंने कहा आज कोई भालू नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। फिर मैंने 4-5 लोगों को तैयार किया अपने साथ, उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि जंगल में घूमने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो। तो हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो भी वॉक करने निकले, बोले हम भी चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? कहते हम भी चलेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैग में यहाँ बहुत पेन हो रहा है। 1 किलोमीटर। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया है। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी, यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली। थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप को, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ रहो। हमने अपने आप को कष्ट, हम कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हैं? हाफ गर्लफ्रेंड। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ बोल देता हूं। अच्छी है मतलब आपने पढ़ी है। नहीं तो कोई पकड़ निकालेगा, कोई वो क्लिपिंग निकालेगा, ओ गाली दे रहे थे। नहीं, आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। हाँ। आप पढ़िए बड़े बड़े लोग, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का, प्रभु राम का जीवन पढ़ो, ये सब संघर्ष, ये सब लोग हैं जिन्होंने जीवन में लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। आप राणा प्रताप के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको वो पोएम याद ही नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको तो एक चीज बता दी, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर। आप वंडर किए जा रहे हो पूरी जिंदगी में। आपने कहा कि पूरे दिन मैं अपना काम करती हूँ, दैट इज फिजियोथेरेपी जो आप करते हैं, और शाम तक आते आते आपको थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है, थोड़ा सा डाउन फील होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है आप बताइए। जैसे कि मैं बाकी पेशेंट देखती हूँ पूरा दिन में, हाँ। बट जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ। ठीक है। जो मैं उनको कहती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, आपके लिए ये जरूरी है, वो ये नहीं करते। तो फिर वो मुझे डिप्रेस होता है कि मैं जब सबको सही करती हूँ और मैं अपने घर में ही सही नहीं कर पा रही। आप सबको सही नहीं करते हो, आप उन लोगों को सही करते हो जो आपके पास आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं होना चाहते हैं तो उनको कौन सही करेगा? बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। Exactly. फॉर एग्जाम्पल आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में ओझा सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले। उनका कोई कुछ कर सकता है? समझ गए? तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है? यहाँ पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन होगा? जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। यस सर, थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। मेरा संदीप सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट से या फिर इन सब फील्ड्स में छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जिससे देश में एंटरप्रेन्योर्स या फिर जॉब्स बढ़े। फिर हम लोग देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं, वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा, मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है, इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दैट। आपका क्या गोल है? आप क्यों कर, और आपने आपका क्या थोड़ी है? target है? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गेजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी हाँ ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, आई गिव द रिव्यू इन द इवनिंग सर। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते हैं, हुजूर इसको बेचारे को बताएं, नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया नहीं भैया, सांसद जी है। सांसद जी है तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है, क्योंकि वो जानती नहीं है, इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि अरे आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है? और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप, और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ। इस रास्ते पे जाओ। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन क्या है, उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो। यहां से मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी, एक अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर।
कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो तो आपको क्लियर नजर आएगा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो वहां से रास्ता क्लियर हो जाता है। बट अगर आपके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस आइडियाज घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हो वहां पे गोलगप्पे खा रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है अबे इतने पैसे ले लिए, उसमें से इतने का गोलगप्पा, इतने का पानी है, पानी तो इतना फ्री होता है, मेरे से लिया 20 रुपए, ये तो 5 रुपए का काम है, तो 15 रुपए इसके पास में गए, कितने लोगों ने एक दिन में खा लिए, इतने पैसे कमा लिए, व्हाटएवर। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इन सब चीजों का बेनिफिट है। तो हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता है। तो ये आपको कैसे समझ आएगा? अपने पास्ट को देख करके। दूसरा, अपने प्रेजेंट को देखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। सोचने से क्या होता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पर आप सोच सकते हो ना। कल को आप कहो कि मैं एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करूंगी जो कि जियो को कंपटीशन देगी, ठीक है, सोच लो कुछ नहीं होगा। क्या है पीछे, बैकग्राउंड क्या है, आपके पास में क्या रिसोर्सेज है, Nothing. हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पीट। तो आप फालतू में कुछ भी सोच रहे हो ना, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कंफ्यूजन क्या है, कुछ भी नहीं। तो जब आपके रिसोर्सेज ही आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए, तो सोच क्यों रहे हो। तीसरा, फ्यूचर में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो। जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि वहां पे पावर मिल जाएगी। पावर तो पूरी की पूरी एक हायरार्की है, जिस हायरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है। कि अगर आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, कि आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस यू गो इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे पावर है, पावर टू क्रिएट। अब आपको देखना है कि एट द एज ऑफ 42, 48 आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। उसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों का आप लाइफस्टाइल देख सकते हो। वैसे बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। मेरे जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। किसी और के जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। बट किस बेस पर, अपनी पर्सनैलिटी को देखो ना, क्या लाइन हो रहा है। सर एक्चुअली आपका सेशन देख के मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आसपास के स्कूल है ना, स्कूल क्लासेस जो है उनके पास मैं जाता हूँ बच्चों को थोड़ा सा ये करने के लिए। तो मैं जाके वहाँ पे रश्मि रत्वी सुनाता हूँ, मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं वो सुनाता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनाता हूँ। तो उन बच्चों का मैंने थोड़ा नोटिस किया, तो वो क्या कह रहे थे मुझे कि सर जो टीचर है अभी जो सिखा रहे हैं वो बस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और बोरिंग तरीके से सिखाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। और जब ऐसा कोई एडिशनल गेस्ट आता है जो कुछ एडिशनल सिखाता है, तो उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है कि सामने वाले टीचर से भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे कभी कभी लगने लगा कि मैं जाके गलत कर रहा हूँ, या वो टीचर का, वो स्टूडेंट का देखने का नजरिया बदल रहा है, तो वो वही से वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उनका मन वहीं पे नहीं लग रहा है वो सब्जेक्ट में। तो अभी मैं क्या काम करने के दो तरीके हैं। एक, आपको काम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक है आप किसी भी कीमत पे काम करना चाहते हो। जैसे मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहता ही हूँ। इसने मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया। मैं एक शादी में गया था 2 दिन पहले, लोग दूल्हे उल्हे को छोड़ के मेरे पास आ गए। दूसरा बेचारा प्रोसेशन में क्या किया, हमसे मैसेज किया, तुम यहाँ से चले जाओ। उनके भाई ने मुझे मैसेज किया, बड़े भाई ने कहा वो यार तुम यहाँ से जाओगे, शादी नहीं हो रही है। मतलब वो द्वार 4 वगैरह सारा प्रोग्राम था, वो सब बाहर हो जा सर। तो हमारा जो देश का शिक्षक है उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पढ़ाए। जैसे हमारे घर मामा आए, हमारे उनके आने पे हम बड़े खुश होते थे कि मामा आए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब जाएंगे तो पैसा देके जाएंगे। इस देश के शिक्षक को, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके मन में एक मोटिवेशन हो कि 6 बजे का स्कूल है, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाए। कुछ ना करे इस देश की सरकार, सिर्फ उनको वीआईपी का दर्जा दे दे। फिर आप देखना, पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है, शिक्षक सम्मान चाहता है। तो मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूं, तो जैसे कहीं मिल गए वो सड़क पे, मैं खड़ा हो गया, रोक दिया सब, हाँ सर, तुरंत ऐसे सीना उन्हें चौड़ा कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है जी। शिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए। आप लोग कहीं भी अपने पुराने टीचरों को मिला करो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको कभी मारा हो, डांटा हो, कुछ बोला हो, लेकिन अब आप उनको थोड़ा सम्मान दे दिया करो, उससे बड़ा उन्हें फील होगा। हमारे देश के शिक्षकों के पास इनर मोटिवेशन की कमी है। कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहते हैं, वो करते हैं कई सारे टीचर, लेकिन वो इंडिविजुअल, कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने धर्म का एहसास होता है, उनके लिए वो ड्यूटी नहीं होती, वो धर्म है उनका। तो वो तो जैसे भाई आप जाके आप धर्म के रूप में कर रहे हैं, 2-4 टीचर और भी कर रहे हैं, 10 टीचर और भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को, टीचरों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें फील हो कि नहीं यार ये हमारा देश है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इनको बनाना है और ऊपर उठाना है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी ना, सेल्फ मोटिवेशन दे देगी, अरे फिर तुम देखना इस देश के टीचरों को। सर इसमें आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे माइंड में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस घूमते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये घूमता है कि कैसे एक प्रॉब्लम है उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि वो काम अपने आप हो जाए।
क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे। तो थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हजारों में कोई एक आध होगा। एक आध होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है कि क्या हो अगर जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। रिव्यू कौन देता है? जो कस्टमर है। तो टीचर का रिव्यू कौन दे सकता है? जो बाहर बैठा है उस कमरे से वो, या जो कमरे के अंदर बैठे कमरे के हैं? अंदर। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए गवर्नमेंट का जहां पे सारे टीचर्स लिस्टेड हो और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उनको रिवॉर्ड दिया जाए अच्छा point है। ऑटोमेटिकली, कि मतलब जो नंबर 1 पे आया उसकी सैलरी डबल, कि अगर उसकी 50,000 है तो क्या 1 बात, लाख बहुत अच्छा सोल्यूशन। Why not? और जिसके इतने रिव्यूज आए, यानी जिसके 4 स्टार या उससे ऊपर आए, उनकी सैलरी सीधा डबल हो गई। तो फिर देखो क्या मजा आता है। फिर हिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो सारे टीचर्स आएंगे अवध ओझा सर के चैनल पर और आकर के सीखेंगे भाई क्या कहानी है ये, ऐसे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे दीवाने हो जाए, और फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे। नहीं तो अपग्रेड करने की मोटिवेशन कहाँ है? जैसे एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास में तो मोटिवेशन होती है कि अगर मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है या काम है उसको अपग्रेड किया तो करते ही मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे सेल्स टीम में अगर आप कहीं पर काम करते हो, कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट में है, अलग अलग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, तो सेल्स में इंसेंटिव का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर क्लियर पता होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया तो ये है। तो एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए विच इज मेजरेबल, नॉट थ्योरेटिकल बट एक्चुअल, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स which can be calculated and a transparent system जहां पे स्टूडेंट्स वोट करेंगे और जो टीचर्स जीतेंगे पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे उनको बुला करके जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो आकर के रिवॉर्ड देंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए यहाँ पर, दिल से धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू सर।